गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 18 रहेगा, जिसका नाम है देवनागरी लिपि में दोष एवं दोष के सुधार के लिए किए गए प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देवनागरी लिपि का स्वरूप। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है जी। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। ठीक है जी। ये क्या है? अक्षरात्मक है और रोमन लिपि वर्णनात्मक है। देवनागरी लिपि के गुण। इसके गुण देखिए। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। ठीक है, एक ध्वनि के लिए क्या है? एक ही वर्ण संकेत है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्य एक ही ध्वनि व्यक्त है। इसके क्या अनिवार्य है कि एक ही ध्वनि है, जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। मूक वर्ण नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के लिए बिल्कुल अनुरूप है। प्रयोग बहुत व्यापक है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली ये सारी की एकमात्र लिपि है। सभी में देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। भारत की अनेक लिपियों के निकट है। ठीक है जी। ये सारे क्या है? देवनागरी लिपि के गुण हैं। अब देवनागरी लिपि के दोष। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई होती है। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए होता है। मतलब शिरोरेखा का प्रयोग कई लोग नहीं करते, जो कि ज़रूरी है करना। समरूप वर्ण ख में जैसे कई बार भ्रम हो जाता है, र और व का। घ में ध का, म में भ का भ्रम होना। मतलब सेम, समरूप मतलब सेम से वर्ण होते हैं। ख में र व, घ में ध और म में भ का भ्रम होना। वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। वर्णों का संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एकरूपता का अभाव है। वहाँ पे भी एकरूपता नहीं है। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। मतलब जैसे हम अंग्रेजी में ऐसे फटाफट लिख देते ना, एक हाथ नहीं उठाना पड़ता। तो यहाँ पे क्या है? बार बार हम हाथ उठाते हैं। तो क्या है? त्वरापूर्ण लेखन नहीं है। मतलब एक साथ नहीं लिखा जाता, बार बार हाथ उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति होती है। जैसे र का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। जैसे धर्म में र ऊपर आ गया, क्रम में क के नीचे, पृथ्वी में, ट्रेन में, सभी में क्या है? र अलग अलग तरह से लिखा जाता है। एक ही मात्रा का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद प्रयोग होता है। जो एक ही मात्रा है वो लेखन वर्ण से पहले, पर जो वर्ण है उसके बाद होता है प्रयोग। मात्राओं का कोई व्यवस्थित नियम नहीं है। कोई मात्रा ऊपर लगती है तो कोई पीछे। ठीक है जी। मतलब कोई व्यवस्थित नहीं है नियम, कोई ऊपर लगती है, कोई नीचे लगती है। कुछ अक्षर अभी दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे अ, प्र, ण, ल, झ। ये क्या है? दो प्रकार से लिखे जाते हैं। आगे क्या है? देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। सन 1904 में तिलक ने केसरी पत्र में देवनागरी लिपि के सुधार की चर्चा की। किसने की? 1904 में तिलक ने केसरी पत्र में चर्चा की सुधार के लिए। परिणामत देवनागरी के टाइपों की संख्या 190 निर्धारित की गई और इन्हें तिलक टाइप कहा गया। ठीक है जी।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण ण म ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया। जैसे कुल, मतलब इसको क्या है, अलग से ऐसे लिखना, क उ ल, कुल, दाहिने तरफ अलग रखने का। सावरकर बंधुओं का अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, कि 12 खड़ी का सुझाव। श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अलग प्राण के नीचे गुरु चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। शिरोरेखा लिखने में भले ही ना हो किंतु छपाई में रहनी चाहिए। मतलब शिरोरेखा जो हम ऊपर लगाते हैं ना, वो छपाई में तो रहनी चाहिए। ई की मात्रा बाईं ओर ही रहे। उ ऊ री ए ओ औ की मात्राएं और अनुस्वार चिन्ह व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लगाए जाएं। कोई व्यंजन संयोग नीचे, मतलब ट के नीचे ठ ड ऐसे नीचे आदि ना हो, मतलब सारे संयोग नीचे ना हो, मतलब एक ही वर्ण में हो। ख ध भ छ को घुंडीदार में रखा जाए। ठीक है जी। तो ये थे देवनागरी लिपि के गुण और उसके दोष और उसके लिए किए गए सुधार। तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।